अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलबीना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान में जो बजट अनाउंस हुआ उस पर जो साबिक वज़ीर ख़जाना है जो असद उमर साहब हैं वो अपनी ही हुकूमत पर फट पड़े। वो कहने लगे कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में जो है कमी आनी चाहिए, जैसे कि चीनी और जो दीगर अशिया उनमें कमी का उन्होंने मुतालबा किया। उन्होंने ये भी कहा कि नून लीग जो हुकूमत जिस पाकिस्तान को जिस दहाने पर छोड़ कर गई थी तबाह बर्बाद करके और गली सड़ी मीशत जो दे के गई थी उससे हुकूमत लड़ने की कोशिश कर रही है, उस सारे सिनेरियो से पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर आ रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि कितना जो 70% जो हमारा जो खसारा है उससे हुकूमत ने खुद को निकाल लिया और बेहतरी की तरफ जा रही है। लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया, जैसे कि मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले अशिया खुर्दनोश के हवाले से बात की। दूसरी जानिब अगर हम बात करें पुलिस के हवाले से, जो जस्टिस गुलजार के रिमार्क्स हैं वो ये कहते हैं कि आखिर पुलिस क्या करती है। पुलिस तो सिर्फ और सिर्फ जो है चोरी और डकैती में मुलविस है, अलग तनख्वाहें लेती है, लोगों से अलग लूट खसूट करती हैं और रात के पहर जो है वो डकैतियां भी करती है और डकैतियों में मुलविस भी रहती है। क्या मेरे ख्याल से जो सेक्रेटरी पंजाब है उनको शायद अंदाजा ही नहीं है कि जो पुलिस है उसका क्या काम है और पुलिस क्या कर रही है। और ये इस बात से तो आप और हम सब वाकिफ है कि पुलिस की किस किस्म की हरामखोरियां हैं और पुलिस कितना ब्राइबरी में मुलविस है। और पाकिस्तान में रेस्टोरेंट्स के नाम के ऊपर जो कैफेज होते हैं उसमें भी वो किस किस्म की ब्राइबरी लेती है। सुप्रीम कोर्ट का अगर एक ऑर्डिनेंस है वो कैफेज के लिए लागू होता है, आप सब समझ गए होंगे मैं किस हवाले से बात कर रही हूँ। और उस ऑर्डिनेंस की वायलेशन होती है और अगर वायलेशन करनी है आपने उस हवाले से तो फिर आप लाइसेंस दें, फिर उसको लीगलाइज करें। ऑब्वियसली उसको एक आप लीगल एस्पेक्ट में लेकर आएँ, लेकिन उसकी कुछ रूल्स रखें। लेकिन नहीं, पुलिस ने ये सारा का सारा काम करना है, पुलिस ने ब्राइबरी लेनी है, पुलिस ने हर तरह का हराम और गलत काम करना है। दूसरी जानिब उन्होंने बहुत बुरी तरीके से पुलिस को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि पुलिस कंप्लीटली फेल है, पूरे पाकिस्तान में पुलिस का सिस्टम फेल है। दूसरी जानिब अगर मैं दुबई पुलिस की बात करूं तो उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निज़ाम है। सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से अगर हम बात कर लें तो उनका एक सेपरेट पूरा एक डिफरेंट टूरिज्म का एक अलग पुलिस का डिपार्टमेंट है। वो चेक एंड बैलेंस रखते हैं डेली बेसिस के ऊपर, अपने टूरिस्ट के ऊपर जो है चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। आज बहुत अच्छी खबर सुनने में आई कि जो गिलगित बल्तिस्तान है वहाँ पर भी जो है टूरिज्म पुलिस को जो है इंट्रोड्यूस किया गया। आज वहां पर उनकी जो है एग्जीक्यूशन भी हुई। अगर पाकिस्तान में भी पूरे पाकिस्तान में टूरिज्म पुलिस डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया जाए और हम लोग बायलिटरल टाई स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं दुबई के साथ, दुबई हमें इसमें ट्रेन कर सकता है। मैंने रिसेंटली इंटरव्यू किया, आप लोग उस इंटरव्यू को भी जल्द देख पाएंगे। और वो अग्री थे, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को वो ट्रेन भी करेंगे पुलिस डिपार्टमेंट को। तो पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारे रिफॉर्म्स की हमें ज़रूरत है। पुलिस में ये जो सारे हरामखोर भर्ती हुए हैं इन सबको निकालें और जो मेरिट पर भर्तियाँ उनको करें। साथ ही साथ हम आज प्रोग्राम में जो है बात करेंगे कि जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब है वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत ब्लैकमेल करे चेयरमैन नैब को, आखिर कैसे ब्लैकमेल करे, क्योंकि चेयरमैन नैब के हवाले से तो काफ़ी वो खुद ही बायस दिखाई देते हैं, वो सेटिस्फाई नहीं होते। वो कहते हैं कि नैब जो है नैब गर्दी कर रही है, नैब हमारे खिलाफ है, नैब कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही ठीक तरीके से, ये सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकामी कार्रवाई है। उस पर भी बात करेंगे कि क्या तमाम तर सिनेरियो। यहाँ पर मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करती चलूँ तो मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं तहसीन साहिबा MQM पाकिस्तान से, और उनके साथ मौजूद है राना गुलजार ताज साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनके साथ मौजूद हैं हमीद भुट्टो साहब तजियाकार हैं, और हमें कॉल पे ज्वाइन करेंगे जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब भी। आप सबको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करती हूँ। और तहसीन, आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले कि क्या कहेंगी आप, बजट के ऊपर बात कर लें। जो असद उमर साहब है वो खुश नहीं दिखाई दे रहे, वो ये कह रहे हैं कि जो अशिया खुर्दनोश उनके टैक्सेस में कमी आनी चाहिए और कुछ उन्होंने रिफॉर्म्स के ऊपर बात की। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये स्टांस भी क्लियर किया कि जो PMLN ने उनको हुकूमत जिस तरह उनको हैंड ओवर किया है वो तमाम तरीके से डिस्ट्रॉय और बिल्कुल डिस्ट्रक्शन से भरपूर उनको मुल्क जो है हाथ में हैंड ओवर किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम ये बातें 10 महीने से सुन रहे हैं। इट्स बीन 10 मंथ्स की ये गवर्नमेंट आ चुकी है कि जी तमाम तर जिम्मेदारियाँ पुरानी गवर्नमेंट पे डाल रहे हैं, लेकिन आप कब तक डालते रहेंगे? आप आंसरेबल हैं लोगों को। आपने पहले होमवर्क नहीं किया था, आपको तो ऑब्वियस था ना कि आपको आना ही है, मतलब किसी और को तो आना ही नहीं था। इस दफ़ा इलेक्शन में मैंडेट आपको ही मिलना था, ये बात हर इंसान जानता है, मतलब कितना कि डिनाई करें हर इंसान जानता है। तो आपको कोई होमवर्क नहीं था, आपको नहीं पता था इकॉनमी की क्या हालत है, GDP कहाँ पहुँच चुका है, इन्फ्लेशन रेट कहाँ पहुँच चुका है। तमाम तर चीज़ों के होने के बाद फिर आप कभी अपनी टीम चेंज
चेंज कर रहे हैं, कभी आप यू टर्न ले रहे हैं, वो तो हो गया ना तहसीन, वो ठीक तो है, हो गया, लेकिन प्राइसेस की मैं बात, बट द फैक्ट इज कि उनको जिस तरीके से हुकूमत हैंडओवर की गई है, एवरीबॉडी नोज दैट कि किस तरह उनको हुकूमत दी गई है और किस हाल में दी गई है, तो अब वो एक फैक्ट बता रहे हैं। नहीं देखिए, उस वो तो रियलिटी है, क्योंकि वो फैक्ट्स मौजूद हैं हमारे पास, वो ऑन रिकॉर्ड हैं कि जी कितनी 24,000 के समथिंग जो है डेफिसिट पे दिया गया था, लेकिन वो 24,000 जो था वो 5 साल का था या उससे पहले के आप तो सिर्फ 10 महीने में जो है 5,000 बिलियन रुपीस अभी तक कर्जा ले चुके हैं। मतलब इतने बड़े बड़े दावे, फिर आपको चीज़ें शायद मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अभी आपने जो बजट रखा है उसमें आपने जिस तरह 5.5 ट्रिलियन का टारगेट रखा है, विच इज़ इम्पॉसिबल, जो कि लास्ट जो बजट था 2018-19 का उससे 39% ज़्यादा रखा है, वो अचीव नहीं हो सका था। आप कैसे अचीव कर सकते हैं? फिर IMF के प्लान की बात होती है कि आप उसको मीट करने के लिए जो आप ये टारगेट सेट कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर तो आप अपने आवाम पे डाल रहे हैं ना। जो आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाएं, GST आपने 17 पे रखा, आपको कम करना चाहिए था। आपने शुरू से आपका नैरेटिव था कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, तो 17% उन्होंने भी रखा था, आपने भी रखा, क्या रिलीफ दिया आपने? तहसीन, जो पीछे का जो कर्जा है जो कि वो लेकर चले गए अपने टेन्योर में, डिलीवर भी ठीक तरीके से नहीं किया, लेकिन अब उसके 6 बिलियन जो है रोज एक साथ देनी पड़ रही है। एक वो बोझ इनके ऊपर, एक जो और मुल्क का जो डेफिसिट का बोझ है वो उनके ऊपर अलग, फिर तीसरा जो अब वो लोन लेने जाएंगे उसका बजट। मैं उससे तो डिनाई कर ही नहीं रही हूँ कि इकोनॉमी हमें वर्स कंडीशन में मिली, इससे डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन आपका भी होमवर्क नहीं था, आपने टीम अच्छी नहीं बनाई, आप बार बार करें। अब आप देखिए, अभी जो आपने बजट बनाया उसमें भी आपको अगेन रिव्यू करने की जरूरत है। आपने इतने सारे टैक्सेस बढ़ा दिए, आइडियल होना चाहिए था कि जो लोग टैक्स नहीं देते, नहीं जो टैक्स एग्जैक्टली, क्यों अमेंडमेंट नहीं कर सकते, मिनी बजट्स भी आ सकते हैं। अब अभी तक पास नहीं हुआ है बजट, चेंजेस हो सकते हैं अभी तक। आपको जो लोग टैक्स नहीं देते, 22 करोड़ की आबादी है, कितने लोग टैक्स देते हैं, आपको उनको टैक्स नेट में लेके आना चाहिए था। फिर पाकिस्तान जो ब्राइबरी का सिस्टम है, इसको कैसे चेक एंड बैलेंस रखा जाए? जो आधी से ज्यादा आवाम है जो टैक्स नहीं देती, उनका भी तो रीजन ये है ना, वो ये कहते हैं कि हम टैक्स क्यों दे जब हमें ब्राइब देनी है। नहीं, इसका पूरा एक मैकेनिज्म होता है, इसका एक पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है। अगर आप बनाना चाहें, आप इतने कॉम्पिटेंट लोग रखें, आप एक्सपेरिमेंट ना करें। एक्सपेरिमेंट से बहुत आगे निकल चुके हैं अब हम, 10 महीने एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत होते हैं कि बार बार यू टर्न, बार बार टीम चेंज करना, इस तरह तो स्टेबिलिटी आएगी ही नहीं। लेकिन ठीक है, बार बार जो चेंजेस हैं वो बेहतर नहीं है, लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी के लिए चेंज आता है तो क्या इसमें कोई बुराई है? बुराई नहीं है, लेकिन आप इतने टाइम बाद चेंज लेते हैं। आपने 10 महीने बाद जाके लोगों को हटा रहे हैं, फिर आपने IMF को पहले जाना था, अब इतना लेट गए कि वो IMF के लिए भी आपकी चीज़ें खुल के सामने आ गई, आपकी वीकनेसेस सामने आ गई कि उसने अपनी मर्जी की शराइत रखी। अगर आप टाइम ली जाते हो तो शायद थोड़ा निगोसिएशन अच्छी तरह आप कर सकते थे। आपकी टाइमिंग्स बहुत गलत है, आपकी डिसीजन चाहे कितना ही अच्छा हो, लेकिन अगर टाइमिंग्स गलत है ना तो बेकार है वो डिसीजन। अभी आपने सैलरीज रखी है मिनिमम 17.5, आई थिंक 17,500 में। बताइए किसी का घर चल सकता है? अब देखिए ना, वेजेस कितने, अब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो वेजेस पे वो कह रहे हैं कि हमारी तनख्वाहें और बढ़ाएं। इतना बोझ है मुल्क पे ऑलरेडी, तो अब इस सर्कमस्टांसेस में क्या पॉसिबल है ये? आप फिर तो वो तो अवाम तो मर जाएंगे ना, वो क्या करेंगे? आप कुछ बचाइए, मतलब एक इंसान नॉर्मल, एक बच्चे का भी जो दूध भी अगर उसके लिए सिर्फ लेके आते हैं, वो भी इस इनकम में कभी कंप्लीट चीज़ें पूरी नहीं हो सकती। आपको टैक्स नेट बढ़ाना चाहिए, आपको आपकी ज़रात बहुत बड़ी, आपके जो एक बिजनेस है वो ज़रात पर है, आपको उसको टैक्स नेट में लेके आना चाहिए। आपकी इंपोर्ट आप नहीं कर रहे हैं चीज़ें, आप एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा रहे, आपको अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा, मतलब आपको एक मैकेनिज्म नज़र तो आए जो नज़र नहीं आ रहा है। कोई परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही है अभी तक, परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही। नारायण साहब, आप क्या कहेंगे? क्योंकि बजट को जो है आपकी जानिब से, तमाम तरह अपोजिशन की जानिब से क्रिटिसाइज़ नहीं किया गया कोई फैक्ट्स के साथ, बस आप लोगों ने ये कहा कि हम अप्रूव नहीं होने देंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऐसी बात नहीं है। हमने बाकायदा इस बजट को जो है अवाम दुश्मन करार दिया और फैक्ट भी बताए हैं कि जो महंगाई है, अवाम दुश्मन पहले से कह दिया आप लोगों ने, आया भी नहीं था, अनाउंस भी नहीं हुआ था। जब पार्लियामेंट में उन्होंने बताया है तो देखिए हम समझते हैं कि ये गलत है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा जो इसका नुकसान वो गरीब को हो रहा है, और गरीब का ताल्लुक किसी बड़ी गाड़ी से नहीं है या करोड़ों के घर ख़रीदने से नहीं है। गरीब का ताल्लुक आटा, दाल, चीनी, पेट्रोल, जो छोटी चीज़ें, यानी आपका भी स्टांस वही है जो असद उमर साहब कहते हैं कि ऐशे खुर्दनोशी कीमतों में वापस। ये इस बात से हमारी बात पुख्ता नज़र आती है कि उनका साबिक वज़ीर ख़जाना खुद कह रहा है कि ये गलत है। तो बात यह है कि जब इमरान खान साहब को सब कुछ पहले नज़र आ रहा था और इक़्तिदार से पहले जो बातें कर रहे थे, आज क्या हुआ? इमरान खान साहब को सब कुछ उसके अपोजिट है। तो ये तो खान साहब को चाहिए कि खान साहब जो अच्छाई की बातें कर रहे थे कंटेनर पर खड़े होकर और इस आवाम को मुतमईन कर रहे थे, तो आज क्या हुआ?
आज यही अवाम को वो कातिल बने हुए हैं, इस अवाम का खून कर रहे हैं। इस अवाम का खून जो इतना निचोड़ा गया है, क्या ये इसके आप लोग जिम्मेदार नहीं है? आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, इसमें हम सब जिम्मेदार हैं, इसको तस्लीम करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे फिर वही बात कहूँगा कि इस कदर ये चीज़ नहीं हुई जो अब हो रही है। आप देखिए, पिछली तमाम अदवार उठाकर देखिए, IMF के पास सब लोग गए, लेकिन मुल्क चल रहा था। सीढ़ियां तोड़ दी, आखिरी सीढ़ी रह गई, अब आखिरी सीढ़ी के ऊपर काम करना। देखिए, मुल्क बहुत मुश्किल है, मुल्क चल रहा था। आज आप भी IMF के पास है ना सारी सर। अभी तो वो देखिए सब कुछ कहेंगे कि जी ये भी हो गया, वो भी हो गया, सब कुछ हुआ। जनाब, आपको इख्तिदार अल्लाह ताला ने दे दिया है, तो आप चलाइए, इस अवाम को मुतमईन करें। इस अवाम के आप क्यों दुश्मन बने हुए हैं? इस गरीब अवाम के जो आप जो है इसका कर रहे हैं। बात करते हैं अब अशे खुर्दनोश के अलावा और किस चीज़ से आपको मसला है? देखिए, तमाम जगहों पर टैक्सेस की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा इन्होंने बढ़ाई है, जो कम करनी चाहिए। खान साहब को तो कम करना चाहिए, उसके बोझ को कम करना चाहिए। मुल्क चल ही नहीं रहा, कैसे चलाएं? आप लोगों ने जो तबाही मचाई, अब क्या करें? हाँ, कहीं से तो लेंगे ना। सही है। आप मुझे बताइए कि इस 8 महीने से अब 10 महीने हो चुके हैं, 1 अरब 9 करोड़ की वजीर आजम साहब चाय पी गए। आप मुझे बताइए कहाँ का इंसाफ है? आप मुझे बताइए। नहीं, मैं गलत नहीं दे रहा हूँ। मैंने पिछले प्रोग्राम में देखिए की है और उन्होंने सारे इन्होंने रेशोज बताएं। जो मैं पीपल्स पार्टी की बात नहीं करूंगी, फिलहाल मैं लास्ट गवर्नमेंट की बात करूंगी। और जो PM हाउस में जो पूरी शरीफ फैमिली जो वहाँ पे मजे करती थी और पिकनिक मनाती थी और जो हमारे पैसों से वहाँ पे अयाशी होती थी, वो तमाम तर उनकी फैमिली की वो सारी वाजे थी, वो पूरा कट डाउन हुआ सारा। आज वो चीज में कोई कमी नहीं आई है। टेलीविजन में बताया गया उनके बजट में, मैं भी जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का बजट भी PM हाउस में डाल के पेश करके बता रहा हूँ। मैं ये टेलीविजन की ही बात बता रहा हूँ, ARY पर भी ये हुआ है, जियो पर भी ये चला है। मैं आपको टेलीविजन की ही बात बता रहा हूँ, कोई मैं PM हाउस में नहीं हूँ, मैं टेलीविजन की बात बता रहा हूँ। और फिर दूसरी बात, ये 10 महीने में जितना कर्ज लिया है, अब ये कहते हैं कि जी पहले लोगों ने कर्ज नहीं दिया था तो हमने इसलिए कर्ज लेना पड़ा क्योंकि किस्तें देनी है। हमेशा की बात है। तो आप मुझे बताएं, वो पहले वाले कैसे चला रहे थे? क्या वो किस्त नहीं दे रहे थे? वो तो लेके खा रहे थे ना। ऐसी बात नहीं है। देखिए देखिए मेरी बात सुनिए, आप कह रही है ठीक है खाते थे, तो अदालतें मौजूद है। मैं गुजारिश ये कह रहा हूँ, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि अदालतें मौजूद हैं, अदालतें उनका एहतसाब कर रही हैं, होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए। भुट्टो साहब से भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं कि बजट में ऑपोजिशन जो है, हमीद साहब, कोई क्लियर वर्डिक्ट उनका सामने नहीं आया। अब तक ऑपोजिशन सिर्फ ये कह रही थी कि हम बजट अप्रूव नहीं होने देंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे। दूसरी जाने PTI ये क्लियरली कह रही थी कि हम बजट अप्रूव करवा लेंगे, प्रेशर में नहीं आएंगे। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि काबीना के जितने भी मेंबर्स हैं वो पेशेंस रखें। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये आवाज़ आ रही थी कि हम अप्रूव नहीं होने देंगे, फैक्ट्स पे बात नहीं हो रही थी। जैसे आज फैक्ट पे बात हुई, असद उमर साहब ने ये कहा कि अशे खुर्दनोशी की कीमतों में जो है कमी की जाए और कुछ रिफॉर्म्स हो। इस तरह कोई वैलिड पॉइंट नहीं था अपोजिशन के पास। अलविना, सबसे पहले तो मैं आपको वेल डन कहूँगा कि आप माशाल्लाह ज़बरदस्त इंट्रो, जिस तरह आपने सारी बातों को बड़े तफसील से सवालों को जो ले चली हैं, वेल डन, माशाल्लाह ज़बरदस्त आप लेके चल रही है प्रोग्राम को। और जैसे तहसीन साहब और भाई बता रहे हैं, मैं इनकी दोनों की बातों से मुतफिक नहीं हूँ। और पाकिस्तान के अवाम, ख़ास करके मैं कहूँगा कि हम जो, मैं भी उसका एक फ़र्द हूँ, आप भी हैं, सबसे कहूँगा कि मेरा कसूर है, हमीद भुट्टो का कसूर है, अलविना का कसूर है, हमारा कसूर है। हम जिस तरह के 1947 से अब तक लोगों को जितवा रहे, जीत रहे हैं, उसके बावजूद सारा इल्ज़ाम टैक्स हर बंदा देता है। ये कहते हैं जी टैक्स गरीब बंदा नहीं देता, गरीब बंदा साबुन ले रहा है, तेल ले रहा है, चावल ले रहा है, आटा ले रहा है, पानी ले रहा है, पेन ले रहा है, पेंसिल बच्चे से पेपर से लेके हर चीज़ वो टैक्स देता है। इवन हम चाय पीते हर पे टैक्स देते हैं। उसके पास तो घर रहने का नहीं है, मकान उसके पास नहीं है, टूटी फूटी कोई साइकिल है, कोई बाइक है तो बाइक पे भी टैक्स तो दे रहा है, कोई छोटी टूटी गाड़ी है, पेट्रोल भरवा उस पर भी टैक्स दे रहा है। टैक्स तो दे ही दे रहा है ना। की बात करूंगी, बजट पे भी आऊंगी, लेकिन मुझे यहाँ पे एक वक्फा लेने से इनसाइड न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे कि अवाम के ऊपर हमेशा से इनडायरेक्ट टैक्सेस लागू होते रहे हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस ने हम सबको मार डाला है। इवन जो इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो कहीं पे भी इतना ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स लागू नहीं होता।
दूसरी जाने बजट के हवाले से भी हमने कुछ बात की। हमीद भुट्टो साहब से मैं जानूंगी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इसको प्रॉपर रेगुलेशन में कैसे ला सकते हैं हम, और जो अब नेशनल असम्बली का बजट है उसमें किन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जी भुट्टो साहब। टैक्स हर बंदा दे रहा है, पैदा होने से मरने तक कफन भी जो खरीदते हैं उस पर भी हम टैक्स दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि टैक्स नहीं दे रहे, इवन कब्रें भी अब हमें पैसे दे के उस पर भी टैक्स भरना ही पड़ता है। मगर उसके बदले में हमें क्या मिलता है? पूरी दुनिया में आप भी घूमती है, हम भी घूमते हैं, उस टैक्स के बदले में अच्छी एजुकेशन मिलती है, अच्छी हेल्थ मिलती है, और हमें अच्छी सहूलियत, अच्छा रास्ते मिलते हैं, अच्छे घर मिलते हैं, अच्छा रहने करने का मिलता है, अच्छी ज़िंदगी मिलती है। कोई नहीं चाहता, हम तो यहाँ पे तंग होते हैं कि हम निकल जाए इस पाकिस्तान से बाहर। इसका हालत किसने की? पाकिस्तान में जिस पार्टियों ने हुकूमत की, वो चाहे पीस पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, और मजे की बात है फंक्शनल लीग हो, एमक्यूएम हो, पीटीआई हो, जितनी भी पाकिस्तान के अंदर चाहे जो पार्टियां आई हैं अभी, चाहे मौजूदा पीस पार्टी या माजी की जितनी पार्टियों, सब ने हुक्मरानी की। वो पहले क्या थे, बाद में क्या बने, ये किसी से कोई ढकी छुपी कहानी नहीं है। यहाँ पे जैसे हमने कहते थे अली बाबा 40 चोर, ऐसे ही एक कहानी है, एक अली बाबा बन के वज़ीर-ए-आज़म बैठ जाता है, बाकी उसके बदले में क्या करते। अच्छा, अगर कोई सियासतदान है जिसको सियासत करनी आती है, उसको लोगों का वेलफेयर करनी आती है, वेलफेयर स्टेट बनाती है, उसको तो आगे आने नहीं देते। उसको वज़ीर और प्राइम मिनिस्टर और सीएम और गवर्नर तो नहीं बनता। वो ज़्यादातर लोग आके बनते हैं जिनको लोगों को निचोड़ना है, उनका खून निचोड़ना है, उसका जूस बनाना है। यहाँ पे हर इंसान को गन्ने की तरह मशीन में डाल के उसका जूस निकाला पूरा जाता है। ये टैक्स के बदले में यहाँ पे कहा जाता है जी टैक्स नहीं मिलती, टैक्स पूरा पाकिस्तान देता है, और सबसे ज़्यादा टैक्स आपका सिंध और कराची देता है। तब भी कहते हैं जी टैक्स चोर कराची है, कराची वाला ये भी कहा कि सबसे करप्ट सिंध है। तो मैं कहता हूँ सबसे पहले करप्ट में हूँ, हमीद भुट्टो करप्ट है, क्योंकि हम पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों की हम हमेशा उनकी इज्जत करते हैं, और सिंध के लोग हमेशा मैं कहूँगा कि करप्ट है। 1947 में कायद मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल बना, वो भी वहीं से करप्शन हमने शुरू की, वो भी करप्ट था। फिर पाकिस्तान का आइन जुल्फ़िकार भुट्टो ने दिया, वो भी करप्ट था। बेनज़ीर भुट्टो जब वज़ीर-ए-आज़म बनी, वो भी करप्ट थी, उसको आप दिन दिहाड़े मार देते। ये तो सब करप्ट थे, ये सब सिंध के लोग थे ना। सिंध के लोग अगर करप्ट है तो सबसे पहले हमीद भुट्टो करप्ट है, मैं खुद करप्ट हूँ। और यहाँ पे सिंध के लोगों ने जिस तरह कुर्बानियाँ दी, सबको वेलकम किया, मोहब्बतें दी, खुलूस दी, लोगों को इज़्ज़त दी, एहतराम दिया, उसके बावजूद भी कहा जाता है सिंध करप्ट है। तो मैं कहता हूँ हमीद भुट्टो करप्ट है। मगर उसके बदले में जिन लोगों ने जो करप्शन दी, वो क्या पंजाब में करप्शन नहीं है? क्या KPK में करप्शन नहीं है? क्या आपके बलूचिस्तान में करप्शन नहीं है? बलूचिस्तान की बात की जाए तो बलूचिस्तान में तो अगर कोई 50 MPA बनती है तो 50 को मिनिस्टर बना देते। क्यों? करप्शन तो वहाँ नहीं होती, हम वो बात नहीं करते। क्या KPK में परवेज खटक का जो किस्सा आ रहा है वो करप्ट नहीं है? अगर मानते कि सिंध की हुकूमत ने, पीस पार्टी ने करप्शन की है, वो कोई दूध के धुले नहीं है, राना गुलजार से माजत के साथ अब उसको चले, वो जरदारी आसिफ कोर्टों में भी भुगत रहा है, पहले 11 साल उसने कोर्ट में जेल भी काटा, मगर उस पर करप्शन पे साबित क्यों नहीं हुई? बेनज़ीर भुट्टो पे भी करप्शन हुई, जुल्फ़िकार भुट्टो पे भी इल्ज़ाम लगे, सब पे लगे, उन पे साबित क्यों नहीं करते? मैं तो कहता हूँ जिसने भी करप्शन की है, चाहे हमीद भुट्टो करे, आसिफ जरदारी करे, अलवीन आगा करे, उसको जेल में डालने से बेहतर है कि पहले प्रॉपर केस करके, इंक्वायरी करके, उसकी मिल्कियतें जायदादें नीलाम करके इस मुल्क के खजाने में दी जाए। एक को चोर चोर कहते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन पाकिस्तान के अवाम को एक्शन लिया नहीं जाता। एक्शन के किसी को चोर करके जेल में डाल दो और हम उससे खुश होकर तालियां बजाए, बगले बजाते, दूल बजाते, जी वो पकड़ा गया, उस पकड़ने से मुझे क्या मिलेगा? मैं तो वहीं भूखा प्यासा बैठा हुआ, मुझे क्या मिल रहा है? और उल्टा इदारे सारे ताकतवर हैं। पाकिस्तान के इदारे जो कहते हैं जी यहाँ पे फिलहाल करप्ट है, वो अपने अंदर अपना गिरबान नहीं जानते कि मैंने क्या करप्शन की है, मेरे इदारे के अंदर क्या करप्शन है। चोरी नीचे से ऊपर तक हो रही है, चाहे वो ठेले वाला हो, वो 10 केले रख के भी 1-2 केले उसमें खराब डाल के आगे दे देता है। हमारी सोच में करप्शन है, लोग है करप्शन। मगर जिनको हुक्मरानों को हम बिठा देते हैं, वो चाहे सिंध की हो, KPK की हो, क्या वो ऐसे ही आ जाते हैं? वो तो यहाँ पे आम बंदा जीत भी नहीं सकता। उनको हम अपने तरीके से करप्शन बनाने की मिशन फैक्ट्री खुद इदारे बनाते हैं, तब वो करप्शन करते। फिर अवाम क्या कसूर? कोई भी नहीं है, अवाम कभी भी करप्ट नहीं है, अवाम ने कोई करप्शन नहीं की। अवाम तो हमेशा देती रही है आगे बढ़ने के लिए, इस कौम और मुल्क की तरक्की के लिए। अवाम तो ख्वाब देखती थी कि जी PTI को हम वोट देंगे तो हमें
बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। इस पार्टी से उम्मीदें थी रोटी कपड़ा मकान, उन्होंने रोटी कपड़ा मकान नहीं दिया, और जी दूसरी पार्टियों ने जो कुछ दिया उसके बदले में पीटीआई की उम्मीदें थी कि जी हमें यहाँ से रोटी भी मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा, मकान। उसके क्या हुआ सर, यहाँ पे उनके मकान तोड़े गए, उनके कपड़े तन से गायब हो गए, तो बुरी हालत है। वो इसके जिम्मेवार भी पीपल्स पार्टी, पूरी पार्टियां, पूरी क्यों नहीं, कराची की इंक्रोचमेंट की बात की जाए तो बिल्कुल यहाँ की माजी की, अगर ज्यादातर तो एमकेएम, अगर अभी वो पाकिस्तान माजी की एमकेएम कराची में रही हुकूमत उसकी रही है, उसके बाद उन्होंने वो नहीं किया, उनको खुद कब्जा माफिया खुद बने रहे। उन्होंने क्यों एनक्रोचमेंट बना दी थी? मैं आपके उस पे जस्टिस गुलजार ने जो रिमार्क्स दिए बहुत अच्छे रिमार्क्स दिए, मैं सर से बिल्कुल डिसएग्री करूंगी। सिंध का क्या हाल बनाया, लाड़काना में HIV के कितने केसेस सामने आ चुके हैं, 600 से ऊपर तो सिर्फ बच्चों में, लग रहा है कि पूरा लाड़काना HIV का जो है इफेक्टेड हो जाएगा जिस तरह के हालात हैं। फिर आप कह रहे हैं कि सिंध इतना ज्यादा जो है रेवेन्यू देता है, सिंध पूरा नहीं देता है, कराची इतना रेवेन्यू देता है, 400 बिलियन रुपीस सिर्फ कराची देता है। कराची सिर्फ कराची में, मैं आपसे वही बात कर रही हूँ, पूरा सिंध नहीं देता। मैं मेरे अल्फाज आप और से सुन लीजिए, तनकीद के लिए तनकीद ना करें, थोड़ा सा सुन भी लीजिए। 400 बिलियन रुपीस सिर्फ कराची से होते हैं, पूरे रूरल सिंध से सिर्फ 2 बिलियन रुपीस होते हैं जो ज़राअत के उसमें होते हैं, ठीक है। उसका पे बैक कितना मिलता है, 3% भी अभी भी आपने 2 बिलियन रुपीस मिलता है, मेरे पास फैक्ट है सर, 2 बिलियन रुपीस मिलता है। फिर चीफ जस्टिस ने जो बात की कि सिर्फ लूटने में लगे हुए हैं, सिंध का एमकेएम की बात करते हैं, एमकेएम को जब जब मैंडेट मिला, आप मुशर्रफ एरा देख लें, जब मुस्तफा कमाल हुआ मेयर, उस वक्त आप देख लें जितना काम कराची में हुआ है कि वर्ल्ड में कराची को बेस्ट सिटीज में टॉप 3 बेस्ट में माना जाने लगा था। जब भी एमकेएम को एम्पावर किया गया, हमने डिलीवर करके दिखाया, हम पीपल्स पार्टी की तरह नहीं। लेकिन और भी इश्यूज तो रहे ना, वो इश्यूज सबके साथ है। अगर आप कह रहे हैं कि एमकेएम ने इस तरह की जैसे बात की कि कब्जा कर दिया, तो एक्सटॉर्शन में कौन है, उसमें आप पीपल्स समन कमेटी एमकेएम ने नहीं बनाई थी, लियारी गैंगवांग एमकेएम ने नहीं बनाई थी, रॉ एनवार एमकेएम का बच्चा नहीं। सर मुझे बात कंप्लीट करने थे, मैंने इंटरप्ट नहीं किया आपकी बात में। रॉ एनवार एमकेएम का बच्चा नहीं है, वो जरदारी का बच्चा है। उसने जितनी एक्सटॉर्शन की, मजीद में जितने उसके बिजनेस रखे, आप भी करें हम भी करेंगे, हमें क्यों आप टारगेट करते हैं? हम तो हमेशा उनसे अलग रहे। हम कहाँ, जब भी हम होते थे कि आवाम के मसाइल हल होंगे, जब नहीं होते एलाई होता था तो हम अलग भी हो जाते थे। जो आप लोग कहते थे कभी जाते हैं कभी आते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि एक करप्ट गवर्नमेंट है जो सिर्फ लूट रही है सिंध के अवाम को। हम कैसे उनका साथ दे सकते हैं? जब जब हमने देखा कि उन्होंने करप्शन की, हम उससे अलग हो गए, हम कभी भी उनके साथ नहीं रहे। एमकेएम पाकिस्तान को, ठीक है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करेंगे, लेकिन दूसरी जानिब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो बदतरीन। मैं आपसे यही बता रही हूँ कि वो एमकेएम को आप नहीं टारगेट कर सकते। पीपल्स समन कमेटी एमकेएम ने नहीं बनाई थी। उज़ैर बलोच ने टीवी पे आके स्टेटमेंट दिए कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हमसे ये काम करवाती थी। जुल्फ़िकार मिर्जा के स्टेटमेंट साबित है कि मैंने इतना सारा असला जो है वो एमकेएम मैंने शादियों में चलाने के लिए नहीं दिया लोगों को। तो सारे स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, चीजें ऑन की गई हैं, तो फिर भी आप डिनाई करें तो केस, बाकी सारे केसेस आप लोगों ने, आप बहुत सारे 27 दिसंबर का केस भी फिर सामने, फिर जब आप एक केस की बात करेंगे तो दूसरे के उसके पैरेलल लेके चलें। आप कोई भी दूध का धुला कोई नहीं, आप में सबकी चीजें सामने आ चुकी हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के करप्शन के केसेस जो सिंध को तबाह हाल कर दिया है, आप सिंध की पार्टी है, हम लाड़काना से आप क्या होम ग्राउंड है, कोई एक यूसी लाड़काना की बता दें आपने आइडियल बनाई हो, किससे 40 साल से आप हुकूमत में रहना, ऑन एंड ऑफ आप आते जाते रहे, 11 साल से मुसलसल हुकूमत में है। मतलब चीफ जस्टिस ने बहुत अच्छी बात की, इस पर एक्शन लेना चाहिए कि किस तरह आप सिंध को लूट रहे हैं। मतलब आप कराची सिर्फ खाने के लिए रह गया कि आप वोटों से जीत के आए, कराची में हुकूमत करें, कराची में आके बंगले बनाए, सिर्फ इसलिए कराची रह गया। अगर एमकेएम ओन करती है कराची को तो डिलीवर भी करती है। अभी आप कितने बड़े डिपार्टमेंट में चले जाएं, आपको एक उर्दू स्पीकिंग को एक कराची आई मिलेगा। बल्दियाती मसाइल चेक करें कराची जब आपको एम्पावर नहीं किया जाएगा, पानी हमारे हाथ में नहीं है, पानी केएमसी के हाथ में नहीं है, जो केएमसी के डिपार्टमेंट नहीं, वसीम अख्तर साहब हमेशा वाटर बोर्ड एमकेएम के हाथ में नहीं है, वो रोते रहे इख्तियारात के लिए, इसको क्यों एड्रेस नहीं किया जा सकता? तो आप चीजें देखें, वसीम भाई जो है कोर्ट्स में चले गए हैं, उनकी जो है हियरिंग्स हो रही हैं, वाटर बोर्ड हमारे हाथ में नहीं है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मतलब मेयर कचरा नहीं उठा सकता, मेयर रोड नहीं बना सकता, मेयर पानी नहीं दे सकता, मेयर सिर्फ सैलरी दे सकता है, सिर्फ इनॉग्रेशन कर सकता है। सिंध गवर्नमेंट ने ले लिया। आपको फैक्ट्स नहीं पता अलवीना, आप थोड़ा जाके गूगल कीजिए, चीजें देखिए। अब तो देखिए फेडरल ने कहा है, अब फेडरल गवर्नमेंट ने, इमरान खान साहब ने कमिटमेंट की है कि हम डायरेक्टली इंटरफेयर करेंगे। जब आप लोग को इस चीज का गिला है कि हमसे इख्तियारात छीन लिए गए, इख्तियारात ले लिए गए, तो आप लोगों ने इसके लिए एग्जीक्यूशन क्यों नहीं की प्रॉपर? उसके लिए देखिए हम क्या कर सकते हैं, रोड्स पे आ सकते हैं, कोर्ट्स में जा सकते हैं, इसके अलावा क्या कर सकते हैं? आप मुझे थर्ड भी बता दीजिए। लेजिस्लेशन हम कैसे कर सकते हैं? हम सिटी गवर्नमेंट में अपनी जो भी लेजिस्लेशन होगी ना, सिंध गवर्नमेंट में जो सिंध असेंबली में किसकी मेजॉरिटी है?
कोई अगर चीज लेके भी आते हैं तो प्रूफ नहीं होते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ आपका एलाय रहा है, तो आप इन चीजों का एड्रेस क्यों नहीं कर पाए? हम क्यों अलग होते थे? इसीलिए अलग होते थे ना कि वो जो हमारे अवाम मसाइल हम हल करने आए हैं वो चीज़ें पूरी नहीं होती थी। कमिटमेंट करते थे हमें साथ लेने के लिए, पीपल्स पार्टी हमेशा हमारे दरवाजे पे आती थी, एमकेएम कभी किसी के दरवाजे पे नहीं गई, अभी भी पीटीआई हमारे दरवाजे पे आई है। तो जब आपके इंटरेस्ट होते हैं तो आप दरवाजे पे भी आ जाते हैं, आप झुक भी जाते हैं, सब कुछ करने लगते हैं। जहाँ आपकी गवर्नमेंट बन जाती है कि जी अब इतनी ज़रूरत नहीं है, तो आप फिर वही वादा खिलाफियाँ होती हैं, तो हमें ज़ाहिर सी बात है अलग ही होना होता है। फिर अभी भी फेडरल गवर्नमेंट से हमारी बात चल रही है कि अब डायरेक्टली फंड्स दिए जाएँ, जितने भी अर्बन सिंध के एरियाज़ हैं उनको डायरेक्टली फंड दिए जाएँ, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट तो कभी भी नहीं देगी। उनको ना गोटों पे लगाना है, ना उनको शहरों पे लगाना है, सिर्फ उनको अपने बैंक अकाउंट या फालूदे वाले के अकाउंट्स भरने, बस यही तमाम काम करने। ठीक है, राना गुलजार साहब, जस्टिस गुलजार कहते हैं कि उन्होंने स्पेसिफिकली पंजाब पुलिस की जो हेयरिंग थी उस पर बात की। उन्होंने कहा कि क्यों तनख्वाहें आखिर आप लोग की वार्डन्स की बढ़ाएं, आखिर आप लोग ऐसा क्या काम करें, क्राइम रेशो वही है, चोरियों डकैतियों में आप लोग इन्वॉल्व हैं, तमाम तरह आप बुरे काम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने पंजाब पुलिस के अलावा ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की पुलिस को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि फेलियर है पाकिस्तान पुलिस का, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने सही कहा है, जस्टिस साहब ने जो कहा है ठीक कहा है। पुलिस का मसला सारा ये है कि पुलिस के अंदर बहुत सारी कोताहियाँ और ख़ामियाँ हैं जिनको दूर करना चाहिए इदारों को, और एक्शन भी लेना चाहिए। पुलिस सबसे ज़्यादा जो फेल होती है, और ये जो आए दिन आप देखती हैं टारगेट किलिंग होती है, पुलिस वाले मारे जाते हैं, इन पुलिस वालों का सारा ताल्लुक़ ये होता है कि ये क्राइम करने वालों से ख़ुद मिले हुए होते हैं, और ये ख़ुद ही उनसे जो है ना राब्ते में रहते हैं, और इसीलिए ये निशाना बनते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ इदारों के अंदर रिफॉर्म्स आना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और तमाम जो इदारे हैं, या वो पुलिस के हों या दूसरे भी हों, उनमें चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, जो नहीं है। बदकिस्मती से इसमें जो भी गवर्नमेंटें आई हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो, सिटी गवर्नमेंट, जो भी मतलब XYZ हो, कोई भी बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन हम लोग एक्शन नहीं लेते। कोई ना कोई सूरत हाल ऐसी पैदा हो जाती है जो हम आंख बंद कर लेते हैं। लेकिन तो मैं ये समझता हूँ, मैं आपसे जानूंगी राना साहब ब्रेक के बाद कि आप लोग आखिर सिंध पुलिस में क्या रिफॉर्म्स लेकर आएंगे? अभी रिसेंटली रिफॉर्म्स हुए सिंध में पुलिस के हवाले से, लेकिन लोग उससे खुश नहीं है। इवन जो लेजिस्लेचर्स हैं वो भी ये कहते हैं कि सेटिस्फैक्ट्री चेंजेस और रिफॉर्म्स इसमें नहीं है। लेकिन आप लोग पुलिस को कैसे जो है एम्पावर करेंगे ताकि वो राइट ट्रैक पर चलें और वो बेहतरी से काम करें? इनसाइड द न्यूज़, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे पुलिस के हवाले से, और मैं राना साहब की जानिब सवाल छोड़कर गई थी कि सिंध पुलिस के लिए वो क्या करेंगे बेहतर तरीके से कि उसमें पॉजिटिव रिफॉर्म्स आ सकें और अमन हो सके। जी सर। देखिए, मैं ये कह रहा था कि पुलिस में रिफॉर्म आने के लिए मेरिट पर भर्तियाँ होनी चाहिए, मेरिट पर जो है अफसरान को लगाया जाना चाहिए, और एजुकेशन का ख़ास ख्याल होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इसके साथ साथ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, जो कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है। हम बातें तो करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। तो ये होना चाहिए। इसमें IG सिंध को भी और हुकूमत सिंध को भी और तमाम लोगों को चेक एंड बैलेंस करना चाहिए। अगर कहीं पर कोई गलती कोई सिपाही या कोई अफसर करता है तो उसको फौरी तौर पर पनिशमेंट देनी चाहिए और उसको सख्ती से निपटा जाना चाहिए, ताकि आवाम के साथ भी इंसाफ हो सके। बहुत सारी बेकायदगियाँ देखने में आती हैं पुलिस वालों की तरफ से कि आए दिन व्हाट्सएप पे और बहुत से सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं जो पुलिस वाले करते हैं। तो ये बिल्कुल एक गलत अमल है। माशरे में सुधार उसी वक्त पैदा हो सकता है कि जब हम अकाउंटेबिलिटी लेकर आएँ, और तमाम अफसरान को ये तय कर लेना चाहिए कि हमने रियासत से बढ़कर कुछ नहीं है और हमें तमाम काम रियासत के लिए करना है, अपनी जेबों के लिए नहीं करना चाहिए। और इसमें पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पर पुलिस पर काम ज़रूर कर रही है, और पुलिस में काफ़ी हद तक रिफॉर्म आया भी है और कोशिश भी की जा रही है कि इसका निज़ाम दुरुस्त हो सके। ठीक है, हमीद भुट्टो साहब, आप क्या कहेंगे पुलिस के हवाले से, पंजाब पुलिस को लेके, पंजाब पुलिस से लेके ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की पुलिस के हवाले से? अभी ना सिंध की पुलिस बहुत अच्छी है, बुरी नहीं है, मगर हमारे हुक्मरानों ने उनको अपनी कमदारी पे लगा दिया है। बहुत अच्छे पॉलिटिकल उन पर प्रेशर है। और जितनी भी हुकूमतें सिंध में आई हैं, जिसकी भी हुकूमत रही है, जिसके पास होम मिनिस्ट्री रही है, उसने आज तक मुझे रेयरली मैं कहूंगी शायद कोई नहीं, बहुत अच्छा, शायद रेयरली भी नहीं, बिल्कुल अनफिट होते हैं, फिट भी नहीं होते पुलिस ऑफिसर्स। इसके अलावा उनका प्रोफाइल भी नहीं देखा जाता कि ये सिंध में 90% बेहतरीन अफसर मौजूद है।
जो काम करना चाहते हैं, मेरिट पे काम करते हैं और मेरिट पे आए हैं, मगर उनको मेरिट पे आने के लिए उनको भगा दिया गया है। जैसे आईजी सन थे एडी ख्वाजा, उसको बेचारे को भगा दिया, उनको भगा दिया मोटरवे में, उसमें जाके मोटरवे में अपनी जॉब कर रहा है। मुश्ताक महर स्टेट लाइन में बैठा हुआ है, गुलाम कादिर थेबो की बात करें एएनए में बैठा हुआ है। ऐसे ही बहुत सारे अफसर सीपीयू में लाइन लगा के बैठे हुए हैं, उनको कोई पोस्टिंग नहीं। यहाँ पे असल जो मसला है वो मेरिट कार्ड, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र और जो पोस्टिंग होती है वो डीपीओ जो एसएसपी लगता है किसी डिस्ट्रिक्ट का, तो वहाँ पे बगैर मेरिट के सिफारिश पे और पैसों पे लगते हैं। अगर ये अमल एक बंद हो जाए तो ये कैसे बंद होगा? ये कौन करता है? वो तो सिजारी बातें हुकूमत करती है, और ये चारों सूबे में हो रहा है, खाली सिंध का नहीं है, चारों सूबे में ऐसे ही है। जो हम पंजाब में कहते हैं पंजाब में वाह वाह, ऐसा नहीं। मेरे तकरीबन पंजाब के भी बहुत सारे डीआईजी एसएसपी दोस्त हैं, वहाँ पे भी है, और बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा है। वहाँ पे हम शोर नहीं करते, कराची में, सिंध में हम मीडिया ज़्यादा है, तो हर चीज़ पता चल जाता है। इससे ज़्यादा अमल तो आप बलूचिस्तान के अंदर किसी डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कोई बगैर सिफारिश के और लग ही नहीं सकता, वहाँ पर ज़्यादा ये अमल है, और केपीके में भी है। मगर सिंध में बहुत सारे अफसर अब जिस तरह उनकी तज़ील हुई है, बहुत सारे अफसरों की पोस्टें नहीं, आपस में उन्होंने इत्तेहाद करके पुलिस के अफसरों ने इनको आंखें दिखाना शुरू कर दी है। बहुत सारी जगहों में बहुत सारे ऐसे दिलेर अफसर हैं जिन्होंने कराची के अंदर भी पोस्टिंग होते हुए अपने मिनिस्टरों की नहीं सुनी, वो जाके इस्लामाबाद एफआई में बहुत जगहों पर जाके बैठे हुए। ईमानदारों की कमी नहीं, पुलिस अफसर हमारे ईमानदार हैं, हम उनको अपने सियासी मकसद, पॉलिटिकल किया जाता है, उनको एक्सप्लॉइट पॉलिटिकल वो कहा जाता है, इससे इनकार नहीं। इस वजह से हमारी पुलिस को कहा जाता है पुलिस खराब, पुलिस कभी भी खराब, पुलिस की कारकर्दगी सिर्फ उनकी अगर पॉलिटिकल उसके ऊपर जो अमल दखल है खत्म किया जाए। तो पुलिस के भी तो कारनामे दुरुस्त पुलिस के चंद लोग होंगे कि 2% खराब होंगे, इतने ज्यादा नहीं है, उसमें भी कोई छोटा जो लेवल है कांस्टेबल वगैरह इस तरह के, ऊपर के सारे अफसर मेरे ख्याल में 90-95% अच्छे हैं, बुरे नहीं है। हमारी उनसे दोस्तियां हैं। बाकी एक छोटा सा जवाब दूंगा कि जैसे तहसीन साहब ने कहा ना कि जी मेयर कराची, मैं हमेशा कहता हूँ जी यहाँ पे हम बात कर देते हैं, सिटी गवर्नमेंट बोल देगी हमें सिंध हुकूमत फ़ायदा नहीं देती, हमें वसाइल नहीं देती, ऐसी सिंध गवर्नमेंट कह दी हमें वफाक पैसे नहीं देता। हम अपनी टोपी उतार के दूसरे के भी डाल देंगे, काम नहीं करना हमने ये मसाइल ये मौजूद है, एक दूसरे पे हम डाल देते कि जी वहाँ से हमें पैसे नहीं मिलते, फंड्स नहीं मिलते, ये इशू है। अगर सिटी गवर्नमेंट बात की जाए तो 12,000 से ज़्यादा मुलाजमीन को तनख्वाह है, फिर किस चीज़ के लिए रहे, कौन सा काम करते हैं? तो इस पर बहुत सारा पूरा एक प्रोग्राम करने के लिए, एक बहस करने के लिए मौजूद है। मगर मैं कहूँगा हम अपना काम करने के बजाय कहते हैं जी हमें सिर्फ पैसे चाहिए, फंड्स चाहिए, या फंड्स का रोना रोके इस हम सिंध की जो हालत कर दी है, जो सिंध पूरे पाकिस्तान को चलाता है, हम उस सिंध को बहुत सारी चीज़ों में नफरतों के आड़ में, कभी दहशतगर्दी के आड़ में, बहुत सारे मसाइल के आड़ में उस सिंध को तबाह करते हैं। मेरे साथ कॉल पे यहाँ पे मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, उनसे कॉल पे बात करते, तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मोइनुद्दीन साहब, हम इस वक्त बात कर रहे हैं पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से, साथ ही साथ हमने बात की जस्टिस गुलजार साहब के रिमार्क्स के ऊपर। वो आज हेयरिंग में जो है उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए जो कि पंजाब पुलिस के हवाले से थे, जिसमें उनकी तनख्वाहों के हवाले से बात की गई। उन्होंने कहा कि आखिर आपको किस चीज़ की ज़्यादा तनख्वाह चाहिए जब आप लोग अपना काम दुरुस्तगी से नहीं कर रहे, आप लोग ब्राइबरी में इन्वॉल्व हैं, आप लोग डकैतियों में इन्वॉल्व हैं, आपकी परफॉर्मेंस जीरो है, पूरे के पूरे मुल्क में पुलिस बुरे तरीके से फेल है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि पुलिस में चंद लोग ऐसे हैं काली भेड़ें, जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो कोई डाकू से मिल जाते हैं या कोई ऐसा जो है जुर्म कर देते हैं, लेकिन पूरी पुलिस को ये नहीं कहा जा सकता कि सारी पुलिस पूरी की पूरी इस काम में इन्वॉल्व है। ये बात तो मेरे ख्याल में कहना मुनासिब नहीं होगा, ना सही है। ठीक है। बहरहाल जितने आदमी इस वक्त जेलों में बंद हैं, जिन्होंने कोई जराइम किए, उनको पुलिस ही ने पकड़ा है जी, और पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन करती है। और आपको पता है ट्रैफिक कंट्रोल करने में या बाकी चीजों में 15 वगैरह, लेकिन पुलिस में बहुत गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की। लेकिन ये कहना कि कुछ काम नहीं कर रहे मुनासिब नहीं है। ठीक है। इनके लोग बड़े डाकुओं से मुकाबला करते हुए शहीद भी होते हैं, टेररिज्म के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, पहली लाइन ऑफ डिफेंस है ये तो इसमें। लेकिन वो बात सही है कि पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है, इनकी कोई रीट्रेनिंग की जरूरत है, और इसके अंदर डिसिप्लिन लाने के लिए जो आदमी तोड़ता है, कोई जुर्म करता है, उसको सख्त सजा देने की जरूरत है। तो पुलिस हमारी जो है और बेहतर हो जाएगी फिर। ठीक है।
इसके अलावा कुछ बजट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? असद उमर साहब कहते हैं कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में जो है दोबारा से कमी करनी चाहिए, इसको चेंज होना चाहिए, इसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। साथ ही साथ एक दो और पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने बात की, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि PMLN ने जैसी हुकूमत पाकिस्तान को हैंड ओवर की है वो बिल्कुल मफलूज हुकूमत थी। देखिए जी, बात ये जो एक तो जस्टिस साहब गुलजार साहब ने भी कोई ये कहा है कि सिंध हुकूमत का सारा बजट कहाँ चला जाता है जी। एक पैसे भी, एक तो यही बात मुझे बताई गई थी कि जो आप डिस्कस करना चाह रही हैं। तो बात ये है कि सिंध का जो बजट आता है, एक तो बड़ा हिस्सा उसके सिंध में जो लाखों लोग जो हैं, टीचर्स हैं और बाकी सरकारी मुलाजिम है, उनकी तनख्वाहों पे जाता है। दूसरी बात यह है कि तालीम का बजट इस दफा 170 अरब रुपए है, उनको तनख्वाहों पे भी जाता है, कुछ नई बिल्डिंग वगैरह भी बनती हैं और फर्नीचर वगैरह भी खरीदे जाते हैं, सुना इस दफा खरीदा जाएगा। और इसके अलावा जो है सेहत में बहरहाल में हर हुकूमत सिंध ने कार्डिक सेंटर में या ट्रॉमा सेंटर में या इसकी ब्रांचेस सूट की बनाई है सक्खर में, वो अच्छा काम कर रही है। इंडस अस्पताल जो मुफ्त इलाज करता है उसको भी गवर्नमेंट जो है सिंध ग्रांट देती है। तो मतलब बजट बहुत सी जो चीजें हैं डेवलपमेंट उसमें सही भी खर्च हो रहे हैं और कहीं कहीं पर बजट जो है वो गलत ठेकों में जाया भी हो जाता है, जिसके पीछे नैब और सब करप्शन अदारे लगे हैं। उम्मीद है कि जब कुछ लोगों को सजाएं होंगी तो इस पर भी कंट्रोल हासिल हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। ऑपोजिशन एक तरफ तो कहती है नैब गर्दी खत्म नहीं होती, सियासी इंतकामी जारी है। अब आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि जो नैब के चेयरमैन हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है PTI की गवर्नमेंट की जानिब से। इस पर क्या कहेंगे? देखिए साहब, तमाम दुनिया में हर जमहूरियत में एक न एक एहतसाब का अदारा होता है और ये जरूरी एहतसाब होना कि तमाम गवर्नमेंट अदारों पर तमाम लोगों पे नजर रखी जाए कि गवर्नमेंट के फंड जो है वो खुर्द-बुर्द न हो, रिश्वत न हो, करप्शन न हो। तो ये अदारा जो है परवेज मुशर्रफ ने कायम किया, शुरू में इसने अच्छा काम किया, लेकिन उनके जमाने में थोड़ा इस पर पॉलिटिसाइज हो गया था। वो जो लोग जो थे एक पार्टी में शामिल होते थे तो उनको ऊपर वो नरमी कर देते थे और दूसरों पे सख्ती करते थे, जिससे इसका रेपुटेशन खराब हुआ, जिसको खत्म होना चाहिए। ठीक है। ये काम इनमें कोई सियासत नहीं होनी चाहिए और ये इंसाफ के साथ लोगों के साथ डील करें। दूसरा, इन लोगों को नैब को भी चाहिए कि गैर जरूरी तौर पर लोगों की पगड़ियां ना उछालें जब तक पूरे शवाहिद लोग गिरफ्तार ना करें। ठीक है। और किसी आदमी में चाहे उसको बुला के बैठाएं, बोले भाई ये तुम्हारा कट्टा चट्टा है, ये तो नुकसान किया, ये पैसे पूरे कर दो, तो फिर तुमको छोड़ देंगे, खजाने में पैसे कुछ जमा हो जाए। लेकिन एक अदारा एहतसाब का हर मुल्क में होना जरूरी है। अब 2 हुकूमतें आई हैं परवेज मुशर्रफ के बाद, कहती है मार्शल लॉ ने बनाया था अपना नैब का लॉ, लेकिन इसमें कोई खातिर खा वो इसमें कोई तब्दीलियां नहीं लाए। तो कोई तब्दीलियां लाने के लिए, उसको बेहतर लॉ बनाने के लिए, ताकि ये करप्शन मुल्क में कंट्रोल हो, वो अच्छा होगा। और मेरे ख्याल से फरूक नसीम साहब कह रहे थे उन्हें कुछ सिफारिशात तैयार की हैं नैब को बेहतर बनाने के लिए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी तहसीन साहब, मुझे बलवीना थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। लेकिन मैं आपसे चेयरमैन नैब के हवाले से जो आसिफ अली जरदारी साहब है उनके स्टेटमेंट में मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या कहेंगे आप इस पर? पहले मैं 2 बातों के रिप्लाई करूँगी। एक आपने पुलिस से बात की थी और एक सर ने अगेन जो है, मतलब हम घर में बैठे हुए तो बात कर नहीं रहे हैं ना, नेशनल TV पे आके बात कर रहे हैं, तो कुछ तो होमवर्क करके ही बात कर रहे होंगे ना, एक फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट कहती है कि फेडरल नहीं देता, हमें नहीं पता NFC में कितने मिलते हैं सिंध गवर्नमेंट को। 600 अरब थे, इजाफा 200 अरब और बढ़ा के मिले जाएंगे, 200 बिलियन और बढ़ा के मिलेंगे उनको, वो नहीं लगा रहे होते। फिर जब मेयर की बात कर रहे हैं तो तमाम चीज़ें मेयर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, रिसेंटली 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक एक चीज़ का हिसाब दिया है कि कितने सैलरी में जाते हैं, कितने पेंशन्स में जाते हैं, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं बच रहा होता है। फिर पुलिस की आपने जब तक बात की है, मैं सिंध के अलावा पूरे पाकिस्तान की बात कहूँगी, जब तक पुलिस को डीपोलिटिसाइज नहीं किया जाएगा पुलिस का निज़ाम कभी ठीक नहीं हो सकता। आप KPK में जाएंगे आपको लोकल पुलिस मिलेगी वहाँ पे, आप लाहौर में जाएंगे आपको लोकल मिलेंगे, कराची में आपको कोई एक SHO, कराची में 100+ जो है पुलिस स्टेशन है, कोई
एक SHO जो है वो आप कराची एक्ट दिखा दीजिए। आपने तमाम लोग पाकिस्तान से लाके यहाँ रखे हुए, जब तमाम जगहों पे लोकल पुलिस है तो आप यहाँ पे क्यों नहीं रखते? फिर आप वही वाली बात कि आप पुलिस को अपने SHO को अपने मकासद के, जिस तरह राव अनवार को इस्तेमाल किया गया कि तमाम जराइम किए गए राव अनवार के सामने रखे। अच्छा मुझे वाइंड अप मैं आसिफ अली जरदारी, देखें उन पे जिस तरह के केसेस उन पे चल रहे हैं वो मुसलसल नैब के पीछे थे। फिर नैब का जो स्कैंडल सामने आया उसमें भी लोगों ने कहा कि शायद आसिफ जरदारी साहब भी उसके पीछे हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी सी स्लो, मतलब चेयरमैन नैब खुद ही टीवी पे आते थे, फिर वो स्लो डाउन हो गए। एग्जैक्टली। तो देखिए केसेस अगर आप फेयर हैं, आप मानते हैं कि जी आप बेकसूर हैं, तो आप रिलीज हो जाएंगे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अब तो प्रोडक्शन ऑर्डर भी मिल गया, आपको रिलैक्स रहिए। राना साहब जल्दी से वन लाइनर कंक्लूड कर दीजिए, क्या कहेंगे आसिफ अली जरदारी के स्टेटमेंट के हवाले से? देखिए, हम तो इसको पहले से दिन से कह रहे हैं कि जब एक ट्रायल हो रहा था कोर्ट में तो तमाम लोगों के ट्रायल होने चाहिए, उसको बंद करना तो ये तो नेबगर्दी है ना। ये तो आप अगर जब आपको बंद करना है, वो कह रहे हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट ब्लैकमेल कर रही है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, पीटीआई की गवर्नमेंट, पीटीआई के लोग अपने वजीर आजम से मुतालबा कर रहे हैं कि हमें रिलीफ दिलाया जाए नेब से। अच्छा ठीक है सर, आप वन लाइनर कंक्लूड करते हैं। आसिफ जरदारी लफ्ज़ों के खिलाड़ी है, वो लफ्ज़ों की खेल से नेब को, बाकी इदारों को अपनी तरफ आज मुतवज्जा करके गया है। आज की उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी मानाखेज है, वो बहुत सारे लोगों को ज़बरदस्त मैसेज दे गया है जो आने वाले वक्त के लिए एक बड़ा एक चेंजेस होगा। बिल्कुल। आज के प्रोग्राम में कुछ चीज़ें कंक्लूड कर दी चलूँ तो उसमें यही है कि नैब के हवाले से जैसा कि भुट्टो साहब ने कहा कि ही इज़ अ गेमर और वो अपने वर्ड से बहुत ज़्यादा काम कर जाते हैं और कुछ अरसे पहले उनका बिल्कुल मुख्तलिफ स्टांस है। दूसरी जाने पुलिस में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, साथ ही साथ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उनको बाहर आना पड़ेगा, लोकल लोगों की भर्तियाँ भी ज़रूरी हैं उसमें, साथ ही साथ उनकी ट्रेनिंग और ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो कुछ बेहतरी आएगी। बजट में जिन चीज़ों की रिफॉर्म्स की ज़रूरत है उसको एड्रेस होना चाहिए ताकि उसमें चेंजेस आएँ और मुल्क के लिए बेहतरी हो। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।